India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की जमीन हड़पने की कोशिश पर झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कहा, झारखंड में जमीन हड़पने वाले गिरोह सक्रिय, पुलिस से जमीन हड़पने मामले में की रिपोर्ट तलब। अवांछित गर्भ रखने को मजबूर करना मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, मानसिक आघात होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा असर। मंदिरों के पुजारियों की नियुक्तियों में जाति के आधार पर वंशावली की कोई भूमिका नहीं, उचित रूप से प्रशिक्षित हो पुजारी। मद्रास हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था। India Legal presents Courts Roundup. दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कार्यशाला छोड़ने के बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले 5 न्यायाधीश कॉलेजियम में न्यायमूर्ति बीआर गवई और सूर्यकांत को शामिल करने के साथ बदलाव आया है। कॉलेजियम का हिस्सा रहे जस्टिस के एम जोसेफ और अजय रस्तोगी 16 और 17 जून को सेवानिवृत्त हो गए। बता दें आपको कि सीजेआई के अलावा संशोधित कॉलेजियम में अब जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि संशोधित कॉलेजियम के 3 सदस्य जस्टिस खन्ना, गवई और सूर्यकांत समय के साथ सीजेआई बन जाएंगे। पुनर्गठित कॉलेजियम को सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को भरने का काम सौंपा गया है, जो गुरुवार को न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की सेवानिवृत्त के साथ स्वीकृत 34 के मुकाबले घटकर 31 रह जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद बता दें आपको कि शीर्ष अदालत के फिर से खुलने के पहले सप्ताह में न्यायाधीशों की संख्या और कम होकर 30 हो जाएगी। और क्योंकि न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी 8 जुलाई को पद छोड़ देंगे, गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई को फिर से खुलने वाला है और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए फिर नामों की सिफारिश करने वाले 3 सदस्यीय कॉलेजियम की संरचना में भी न्यायमूर्ति जोसेफ के स्थान पर न्यायमूर्ति खन्ना को शामिल करने के साथ ही बदलाव आया है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पैनल में जस्टिस संजय किशन कौल भी सदस्य है। वहीं सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई से न्यायाधीशों की डोमेन विशेषज्ञता के आधार पर नई रोस्टर प्रणाली शुरू करेगा। सूत्रों के अनुसार रोस्टर आवंटन में नए वैज्ञानिक बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता और निश्चितता लाना है। सिविल, आपराधिक और सेवा मामलों की सुनवाई के लिए अधिक जजों की नियुक्ति होगी। सीजेआई के समक्ष नए मामलों को सूचीबद्ध करने में भी काफी बदलाव करना पड़ेगा। जब सर्वोच्च न्यायालय चल रही गर्मी की छुट्टियों के बाद 3 जुलाई को फिर से खुलेगा, तो फाइलिंग चरण में आवंटित केस श्रेणियों के आधार पर एक नई वैज्ञानिक रूप से संचालित रोस्टर प्रणाली शुरू की जाएगी। शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की डोमेन विशेषज्ञता पर विचार करने के बाद नई रोस्टर प्रणाली मामलों की आमद और लंबित मामलों पर आधारित है। क्योंकि सामान्य सिविल, आपराधिक और सेवा मामलों में सबसे अधिक आमद और लंबित मामले हैं, इसलिए इन श्रेणियों के लिए अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पुराने मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिका की सुनवाई ज्यादातर मामलों में प्रधान न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पीठों द्वारा की जाएगी। सिस्टम को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता हाल ही में हुई सेवानिवृत्ति पर होने वाली सेवानिवृत्ति के कारण की गई है, जिसके कारण केस श्रेणियों के पुनर्वितरण की आवश्यकता हुई है।
नई व्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, मध्यस्थता, दिवालियापन और कॉपीराइट कानून के लिए विशेष पीठ होंगी। आपराधिक मामलों को उनकी संख्या को देखते हुए पीठ में कई न्यायाधीशों द्वारा निपटाया जाएगा। रोस्टर आवंटन में नए वैज्ञानिक बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता और निश्चितता लाना है। रोस्टर के साथ प्रधान न्यायाधीश के समक्ष नए मामलों को सूचीबद्ध करने और उनका उल्लेख करने की एक नई प्रक्रिया भी 3 जुलाई से लागू होगी। मंगलवार तक स्थापित सभी नए विविध मामले अब स्वचालित रूप से आने वाले सोमवार को सूचीबद्ध किए जाएंगे, जबकि मंगलवार के बाद सत्यापित मामले अगले सप्ताह के शुक्रवार को सूचीबद्ध किए जाएंगे। ऐसे आवंटित तारीखों से पहले सत्यापित नए मामलों को सूचीबद्ध करने की मांग करने वाले वकील को अब अगले दिन अपने मामलों की सुनवाई कराने के लिए दोपहर 3 बजे तक अपने उल्लेखित प्रोफार्मा जमा कराने की आवश्यकता होगी। उसी दिन लिस्टिंग चाहने वालों के लिए प्रोफार्मा को तत्काल पत्र के साथ उल्लेखित अधिकारी को सुबह 10:30 बजे तक जमा करना होगा। इसके बाद सीजीआई दोपहर के भोजन के समय या आवश्यकता अनुसार इस पर निर्णय लेंगे। नोटिस के बाद और नियमित सुनवाई वाले मामलों के लिए जिन्हें तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की जाती है, वकील को पहले प्रोफार्मा और तत्काल पत्र के साथ उल्लेख करने वाले अधिकारी के पास जाना होता है। शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार सीजीआई के निर्देश मांगने के बाद उचित पीठों के समक्ष उल्लेख के लिए तैयार की गई सूचियों को अधिसूचित करेंगे। ऐसे मामलों के लिए एक दिन पहले अपलोड की गई उल्लेख सूचियों के अलावा किसी अन्य उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जमीन हड़पने के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक स्वतः संज्ञान लिया। बता दें आपको कि मामले में प्रतिवादी के रूप में लोअर बाजार थाने के प्रभारी प्रमुख सचिव व गृह एसएसपी रांची और अधिकारी को आदेश दिया है। अदालत ने एक स्थानिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया, जिसमें लिखा गया था कि कैसे रांची के लोअर बाजार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दिन दहाड़े जमीन हड़पने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत जस्टिस MY इकबाल की जमीन हड़पने का प्रयास किया और कोर्ट ने RK मलिक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संचार को दिवंगत न्यायाधीश MY इकबाल की जमीन हड़पने के प्रयास की घटना की जांच करने के लिए कहा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई प्रथम दृष्टया सबूत है कि स्थानीय पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति शामिल थे या उन्होंने ऐसा किया था। पुलिस अपना कर्तव्य निभाने में विफल है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भिंगरा की खंडपीठ ने कहा कि इस अदालत ने जिस स्थिति का सामना किया उसके कारण ही इस अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। ये देखते हुए कि राज्य में भूमि कब्जे के बढ़ते मामलों निवासियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंता पैदा करते हैं। पीठ ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य बाहरी ताकतें जो ऐसी घटनाओं को भड़का रही है और असामाजिक तत्वों और भूमि हड़पने वालों को बचा रही है। अदालत ने एसएसपी को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें रांची में दर्ज भूमि कब्जा के मामलों और ऐसे शिकायतों FIR की स्थिति और राज्य में सक्रिय ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए उन मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण दिया जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को अवांछित गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति देते हुए जस्टिस P. सैम कोशी के सिंगल जज बेंच ने कहा है कि प्रजनन, स्वायत्तता और गोपनीयता का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार माना जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। मामले में एक नाबालिग लड़की याचिकाकर्ता है जो कथित तौर पर बलात्कार का शिकार हुई और गर्भवती हो गई। जब याचिकाकर्ता ने अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक चिकित्सक से संपर्क किया तो उक्त चिकित्सक ने मौखिक रूप से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें बलात्कार का आपराधिक मामला शामिल था। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से उसकी गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति का आदेश देने का अनुरोध किया। राज्य की ओर से पेशवा वकील ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रमाणित किया गया कि याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को सुरक्षित रूप से समाप्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर वह मां बनेगी
तो शारीरिक और मानसिक आघात बढ़ जाएगा। इसका मानसिक आघात होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। इसीलिए ये माना गया कि याचिकाकर्ता की शारीरिक और मानसिक रूप से समग्र भलाई के लिए और गर्भावस्था को जारी रखने के लिए अनुमति देने से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान और संकट को ध्यान में रखते हुए उसे गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना उचित होगा। इस प्रकार रिट याचिका की अनुमति दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बकरीद पर गायें और अन्य जानवरों की अवैध हत्या के खिलाफ जारी एडवाइजरी को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार किया है। ऐसे में पशु क्रूरता निवारण स्लॉटर हाउस नियम क्या है जो म्युनिसिपल एरिया में जानवरों के वध को नियंत्रित करते हैं, ये बताएंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। सुनिए। पिटिशनर अजय गौतम ने अपनी पेंडिंग प्ली काउ स्लॉटरिंग पर ईद अल अदा के कारण तुरंत सुनवाई मांगी, जिसे रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वी आर नाउ इन द लास्ट वीक ऑफ वेकेशन इन जून, वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस, इट्स आवर डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड इफ इट्स अर्जेंट और नॉट। इंडिया में एनिमल स्लॉटरिंग को स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 के अंडर गवर्न किया जाता है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग स्लॉटर हाउस वो जगह होती है जहाँ रोज 10 या 10 से ज्यादा जानवरों को हलाल किया जाता है। आज है बकरा ईद यानी ईद अल अदा, तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ रूल्स को। रूल 3 ऑफ स्लॉटर हाउस के अकॉर्डिंग लाइसेंस स्लॉटर्स के अलावा म्युनिसिपल एरिया में कहीं भी और किसी जानवर की हत्या नहीं की जा सकती। साथ ही में कोई जानवर जो प्रेग्नेंट है, जिसका बच्चा 3 महीने से कम का है या वो खुद ही 3 महीने से कम का है, या कोई जानवर जिसे वेटरनरी डॉक्टर से अब तक फिट का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसकी हत्या नहीं की जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड म्युनिसिपल या कोई और लोकल अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो स्लॉटर हाउस की कैपेसिटी और अपने एरिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये तय कर सकती है कि एक दिन में मैक्सिमम कितनी स्लॉटरिंग हो सकती है। सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बकरीद के अवसर पर मुंबई सेंट्रल की नैथानी हाइट्स सोसाइटी में कोई अवैध बकरी की बलि न हो। अदालत ने यह आदेश नैथानी हाइट्स के हरीश जैन नामक सोसाइटी सदस्य द्वारा दायर याचिका पर पारित किया और याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और खुले समाज में जानवरों के वध पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने के बाद शाम 7 बजे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाष झा ने बहस की। उन्होंने कल होने वाले वध पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। बता दें आपको, बीएमसी के वकील जो एल कार्लोस ने प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और बीएमसी की नीति में आवास परिसरों में निर्दिष्ट स्थानों पर बकरीद के अवसर पर लाइसेंस प्राप्त बकरे की बलि की अनुमति है। कार्लोस ने कहा है कि अगर कोई उल्लंघन पाया गया तो बीएमसी के एक अधिकारी को जांच करने और कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नंबर 1 नगर निगम ये सुनिश्चित करेगा कि नैथानी हाइट्स मुंबई में जानवरों की किसी भी अवैध वध की अनुमति नहीं दी जाएगी और जब तक कि उसे नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त न हो। नंबर 2, लाइसेंस नहीं लेने पर वध रोकने के लिए बीएमसी और पुलिस की कार्रवाई। नंबर 3, आयुक्त नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तो नगर निगम के अधिकारियों को उचित पुलिस सहायता प्रदान करें। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने राज्य के शिक्षा विभाग की सहमति के बिना 11 राज्य विश्वविद्यालय में अंतरिम कुलपति की नियुक्ति के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि 11 में से 10 कुलपतियों ने राजभवन
से मिले नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार किया था। जनहित याचिका 5 जून को शांता कुमार घोष नामक एक सेवानिवृत्त कॉलेज शिक्षक की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने मामले में राजभवन और बंगाल सरकार को पक्षकार बनाने की भी अपील की थी। अदालत में याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद खंडपीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि 11 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां पूरी तरह से वैध है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि इन कुलपतियों को वेतन भत्ते और अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 13 जून को शिक्षा विभाग ने वेतन भत्ते और अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान रोकने का आदेश दिया था। इस फैसले की राज्य के शैक्षणिक हलकों में कड़ी आलोचना हुई थी। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा था कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से बातचीत किए बिना ये कदम उठाया है जो वैध नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे को लेकर राजभवन और राज्य सरकार में जोरदार टकराव चल रहा है और ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने न्यायिक अधिकारियों से मानव तस्करी के मामलों के साथ साथ पॉस्को अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाने का आह्वान किया है। बता दें आपको कि मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पॉक्सो मामले में उच्च न्यायालय में दायर की गई अधिकांश अपीलें अक्सर ट्रायल कोर्ट की ओर से क्रियात्मक खामियों पर केंद्रित रहती है। इसलिए न्यायिक अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि पॉक्सो मामलों के निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से बताया है कि ऐसे मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों को कैसे उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि उन्होंने ये भी बताया है कि जिन मामलों में संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए उन्हें संभालने वाले न्यायाधीशों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में जाति आधारित वंशावली की कोई भूमिका नहीं होगी। पुजारी होने के लिए एकमात्र आवश्यकता ये है कि वह व्यक्ति मंदिर के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानता हो, उचित रूप से प्रशिक्षित हो और आवश्यकता अनुसार पूजा करने के लिए योग्य भी हो। इसी के साथ ही कोर्ट ने ट्रस्टियों को मंदिर आगमन और साथ ही साथ पारंपरिक अनुष्ठान की आवश्यकताओं के अनुसार पूजा विधि की जानकारी रखने वाले किसी भी योग्य व्यक्ति को अर्चक नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में श्री सुगनेश्वर स्वामी मंदिर पुजारियों के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस विज्ञापन के खिलाफ मुथु सुब्रमण्यम गुरुक्कल ने एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने 2018 में कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि ये विज्ञापन उसके और अन्य लोगों के वंशानुगत अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि प्राचीन काल से उत्तराधिकारी की पंक्ति में रीति रिवाजों और जरूरत के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने अपने फैसले में शेषम्मल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य मामले समेत सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पुजारी की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है, इसीलिए वंशानुगत अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। तो मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति का ये पूरा मामला है। बता दें कि उचित रूप से प्रशिक्षित हो पुजारी, कोर्ट ने इस बात को कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितना जरूरत के हिसाब से उतनी पूजा पाठ को आनी चाहिए। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की याचिका पर ऐतराज भी जताया है। इसी के साथ बता दें कि नियुक्ति में जाति आधारित वंशावली की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति से जुड़े मामले में महिलाओं के हक का बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एक पत्नी अपने पति की खरीदी गई संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी की हकदार है।
पत्नी की ओर से निभाई गई जिम्मेदारियों की तुलना पति की 8 घंटे की नौकरी से नहीं की जा सकती। पत्नी घर संभालती है और ये काम किसी भी मायने में पति की 8 घंटे की शिफ्ट से कम नहीं है। इस मामले में पति ने अपने पत्नी पर उसकी खरीदी हुई संपत्ति पर कब्जा करने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने का भी आरोप लगाया था। कन्या नायडू नाम के शख्स ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी कंसाला वो संपत्ति हड़पना चाहती है जिसे खरीदने के लिए उसने पैसे दिए थे, क्योंकि वह विदेश में रह रहा था, इसीलिए अपने नाम पर ये संपत्ति नहीं खरीद सकता था, तो उसने पत्नी के नाम पर खरीदी थी। इस मामले में बता दें आपको कि पति की मौत के बाद उसके बच्चों ने अपनी विधवा मां के खिलाफ केस लड़ा था। कोर्ट ने कहा कि महिला ने घरेलू कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिससे उसका पति विदेश में रहकर नौकरी कर पाया है। महिला ने अपने सपनों का बलिदान दिया और अपना पूरा जीवन परिवार और बच्चों की देखभाल में बिताया। इस प्रकार वह अपने पति की घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती है और जिससे वो बाहर जाकर नौकरी कर सके। जज ने कहा कि एक पत्नी एक गृहिणी होने के नाते कई काम करती है। महिला ये सब काम करके घर में आरामदायक माहौल बनाती है और परिवार के प्रति अपना योगदान भी देती है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये योगदान बहुत बड़ा योगदान है और पति की नौकरी से कम नहीं इसे आंका जा सकता, जो केवल 8 घंटे काम करता है। अदालत ने कहा कि उन्होंने अपने संयुक्त प्रयास से जो कुछ भी कमाया उस पर पत्नी का भी हक है। कोर्ट ने कहा कि भले ही गृहिणी की ओर से किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया, लेकिन अदालत इस योगदान को अच्छी तरह से पहचानती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.